वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 21 जनवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल क्वेश्चन आर के बारे में है। कोविड-19 की वजह से मानसून सेशन में क्वेश्चन आर सस्पेंड कर दिया गया था ताकि हम कम समय में जो पार्लियामेंट्री बिजनेसेस हैं उन्हें कंडक्ट कर सकें और इन्फेक्शन से भी खुद को बचा सकें। इसके बाद सरकार का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ कि उन्होंने क्वेश्चन आर ही क्यों सस्पेंड किया, क्योंकि क्वेश्चन आर एक ऐसा टूल होता है जिसके माध्यम से पार्लियामेंटेरियंस को अकाउंटेबल ठहराया जाता है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अभी खबर आई है कि जनवरी 29 से जो बजट सेशन स्टार्ट होगा उसमें क्वेश्चन आर को एक बार वापस से फिर से रिज्यूम कर दिया जाएगा और जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होंगी वो 2 सेशन में चलेंगी। देखिए, जनरली जो भी पार्लियामेंट्री सिटिंग होती है उसका पहला घंटा क्वेश्चन आर होता है। इस क्वेश्चन आर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो मिनिस्टर्स से प्रश्न पूछते हैं, उन्हें उनकी फंक्शनिंग के लिए अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेह ठहराते हैं। ये क्वेश्चंस प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं। प्राइवेट मेंबर उन्हें कहा जाता है जो एमपीज मिनिस्टर नहीं होते हैं। इस संबंध में जो रेगुलेशंस हैं वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस में दिए गए हैं, जिसमें साफ किया गया है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे राज्यसभा और लोकसभा के, वही फाइनल अथॉरिटी होंगे कि क्वेश्चन आर को किस तरीके से कंडक्ट करना है। 3 प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन आर में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कभी भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लेगा। उसके पहले प्रायर नोटिस देनी होती है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी देना होता है। स्टार्ट क्वेश्चंस 3 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पहला है स्टार्ट क्वेश्चन। ऐसे प्रश्नों के ऊपर एक स्टार मार्क लगा होता है। ऐसे प्रश्नों का जवाब बोलकर देना होता है, ओरली देना होता है और इसीलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चंस का रिटर्न जवाब देना होता है और चूंकि जवाब लिख कर दिया जा रहा है तो फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ऑब्वियसली नहीं पूछे जा सकते। तीसरा प्रकार है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। यूजुअली क्वेश्चन पूछने के लिए जब भी सवाल पूछा जाता है तो 10 दिनों से अधिक का इसके पहले का नोटिस देना होता है, लेकिन अगर 10 दिन से कम का नोटिस दिया जा रहा है तो उसे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कहा जाता है और ऐसे क्वेश्चंस ओरली जवाब दिए जाते हैं। अब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो क्वेश्चन आर होता है वो लगभग सभी सेशंस में सभी दिनों में होता है। 2 एक्सेप्शंस होते हैं। पहला एक्सेप्शन जब प्रेसिडेंट हाउस को एड्रेस कर रहे होते हैं। यह एड्रेस 2 बार होता है या 2 ओकेशंस पर होता है। एक तो जब नई लोकसभा आती है तब, और दूसरा जो साल शुरू होता है तो जो पहला सेशन होता है उसमें, और दूसरा दिन है जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं, उस दिन भी क्वेश्चन आर नहीं होता। एक और टूल है जिसे जीरो आर कहा जाता है। जीरो आर क्वेश्चन आर के जस्ट बाद होता है। सामान्य स्थिति में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स 11 बजे स्टार्ट होती हैं, तो 11 बजे से 12 बजे तक होता है क्वेश्चन आर और 12 बजे को कई बार 00 भी लिखा जाता है, इसीलिए 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है उसे जीरो आर कहा जाता है। इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो बिना किसी प्रायर नोटिस के बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। मतलब कि क्वेश्चन आर और जो रेगुलर बिजनेस स्टार्ट होता है हाउस का उसके बीच का जो समय होता है 1 घंटे का, वो जीरो आर होता है। ये इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, मतलब ये हमने ही डेवलप किया है और इसके बारे में पार्लियामेंट के रूल बुक में कुछ खास लिखा हुआ हमें नहीं मिलता है। अब यहां पर जो हमारा अगला आर्टिकल है वो S-400 ट्रम्प मिसाइल के बारे में है। इंडियन मिलिट्री स्पेशलिस्ट को ट्रेन किया जाएगा ताकि हम S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया से परचेज कर रहे हैं उसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। S-400 ट्रम्प दुनिया का मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारे ऊपर कोई मिसाइल से, एयरक्राफ्ट से हमला करे तो हम उसे बीच में ही नष्ट कर सकते हैं। ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, मतलब इसे व्हीकल से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जिसे रशिया ने डिजाइन किया है। ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है रशियन और इंडियन मिलिट्री का, मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन को लेकर। की फीचर्स की बात करें तो ये एयरबॉर्न टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है 250 किलोमीटर की रेंज तक। इसमें देखिए 4 तरीके की मिसाइल्स इंस्टॉल की जाती हैं, तो उनकी अलग अलग रेंज होती है। वो 70 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की रेंज कवर करते हैं, इंक्लूडिंग 250 किलोमीटर। फाइटर एयरक्राफ्ट को ये बीच में डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो एक लेयर डिफेंस हमें मिल जाता है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स, उन्हें 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक और 400 किलोमीटर की रेंज तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये 100 टारगेट्स को एक बार में ट्रैक कर सकता है और एक बार में 6 को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। हालांकि यूएसए को इससे काफी आपत्ति होती है। यूएसए का एक कानून है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसके तहत उन्होंने ये कह रखा है कि अगर
इंडिया रशिया से S-400 परचेज करता है तो वो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। इस कानून को 2017 में लाया गया था। इसके तहत ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए गए। इसका उद्देश्य यह है कि अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होता है रशिया को डिफेंस सेक्टर में या इंटेलिजेंस सेक्टर में, तो ऐसी कंट्री को पनिश किया जाएगा। अल्टीमेट गोल यह है कि रशियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू ना आ जाए, उसे रोका जाए। चूंकि S-400 अगर हम ले रहे हैं तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे रशिया को, तो इस संबंध में यूएसए हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल में, उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाएगा। नॉन ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल का मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो मतलब इस स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल में कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होंगे जो मेंबर होंगे, तो वो ऑफिशियल मेंबर हो गए, और कुछ लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है वो अगर मेंबर बनेंगे तो उन्हें नॉन ऑफिशियल कहा जाएगा। देखिए, ये जो काउंसिल है इसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने कंस्टिट्यूट किया 2020 में। इनका काम यह है कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करें कि इंडिया में हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग इनोवेटिव सिस्टम डेवलप कर सकते हैं स्टार्टअप के लिए। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, जो चेयरपर्सन होंगे वो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होंगे। जो कन्वीनर होंगे इस काउंसिल के वो ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के लिए। कुछ मेंबर्स एक्स ऑफिशियो होंगे, जो उस पद पर होगा वो ऑटोमेटिकली नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बन जाएगा। इसे यही कहा जाता है, एक्स ऑफिशियो का मतलब यही होता है। तो जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज होंगी, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी या उसके ऊपर के रैंक के जो ऑफिशियल्स होंगे वो अपने आप ही इस काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। अब बात होगी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, जिनके नॉमिनेशन की बात अभी चल रही है। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो इसमें जैसे मान लीजिए कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप है, उनके फाउंडर्स आ सकते हैं, कुछ अनुभवी लोग आ सकते हैं जिन्होंने कंपनीज बढ़िया स्तर पे चलाई हैं, कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो टर्म होगा वो 2 साल का होगा। ठीक है, फंक्शंस इनके बिल्कुल क्लियर हैं। उद्देश्य ये होगा कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को ये फैसिलिटेट करें कि वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं इनोवेशन के जरिए। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उन्हें कैसे कमर्शियलाइज किया जाए। ये कुछ मेजर्स डेवलप करेंगे कि स्टार्टअप्स जो हैं वो आसानी से स्टार्ट हों, ऑपरेट हों, ग्रो करें, और अगर वो ना चल पाए तो एग्जिट भी कर सकें। इसके लिए उन्हें ज़्यादा कंप्लायंस ना फॉलो करना पड़े। ये भी बताएंगे कि कैसे स्टार्टअप कैपिटल आसानी से अवेल कर सकते हैं, और जो डोमेस्टिक कैपिटल उन्हें मिले उसे इंसेंटिवाइज किया जाए, ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि वो ग्लोबल लेवल पे भी जो कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट है उसे कैटर कर सके, इकट्ठा कर सके। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। ये सिख कम्युनिटी के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना में, बिहार में हुआ था दिसंबर 22, 1666 को। हालांकि इनका जो बर्थडे है वो अलग अलग साल में वैरी करता है। कभी तो इनका बर्थडे जनवरी में, कभी दिसंबर में, और कई बार दोनों महीनों में आ जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका जो बर्थडे है वो नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसीलिए वो ग्रेगोरियन कैलेंडर में वैरी करता रहता है। देखिए, ये सिख गुरु बन गए थे जब इनकी उम्र महज 9 साल की थी, बिकॉज इनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी जो कि 9वें गुरु थे, क्योंकि उनकी शहीदी हो गई थी। इनके काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है सिख रिलीजन को लेकर। इन्होंने टर्बन इंट्रोड्यूस किया ताकि बालों को ढका जा सके। खालसा का प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। देखिए, खालसा का 2 मतलब होता है। एक तो कम्युनिटी को भी खालसा कहा जाता है, इसका मतलब होता है टू बी प्योर, टू बी क्लियर, टू बी फ्री। तो ऐसे लोग जो सिखिज्म को फॉलो करते हैं उन्हें भी खालसा कहा जाता है। और खालसा एक स्पेशल ग्रुप भी था जिसे सिखिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएट किया गया था। जो सिख फेथ के लोग हैं वो रिलीजियसली जो मोरल कोर्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन है उन्हें फॉलो करते हैं, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी ने सेट किया था। ये मुगलों के खिलाफ लड़े थे। जो एक आखिरी बैटल था दैट वाज बैटल ऑफ मुक्तसर, इसे 1705 में लड़ा गया था। ये आखिरी बैटल थी गुरु गोविंद सिंह जी की। इनके 4 बेटे थे। जो 2 बेटे थे वो इसके पहले की एक बैटल में 1704 में शहीद हुए थे, और 2 जो छोटे बेटे थे इनको औरंगजेब ने दीवारों में चुनवा दिया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम ग्रहण करने से मना कर दिया था। उसके बाद जब औरंगजेब मर जाता है तो बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है। वो गुरु गोविंद सिंह जी को इनवाइट करता है कि वो आएं और इन पर्सन डेक्कन में उनसे मुलाकात करें। हालांकि वहां पहुंचने के बाद कई दिनों तक उसने गुरु जी से मुलाकात नहीं की।
बाद में वजीर खान, जिससे गुरु गोविंद सिंह जी ने कई लड़ाइयां लड़ी थी, उसने 2 हत्यारों को भेजकर 1708 में उनकी हत्या करवा दी। हालांकि बातें ये भी निकल कर आती हैं कि यह हत्या मुगलों के द्वारा ही करवाई गई थी, ना कि वजीर खान के द्वारा। हालांकि इसमें विवाद है, क्लैरिटी कम है। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को, जो कि रिलीजियस टेक्स्ट है खालसा का, उसे गुरु डिक्लेयर कर दिया और यह कहा कि 10वें गुरु के बाद कोई भी अन्य गुरु नहीं होगा। जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है गुरु गोविंद सिंह जी का, वो है जाप साहिब, बेंती, चौपाई और अमृत सवाई। इन्होंने जाफरनामा भी लिखा था, जो कि एक्चुअली में मुगल एम्परर औरंगजेब को एक पत्र था। हमारा अगला आर्टिकल बंदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में है। यहां पर एक जो हाथी है, एलिफेंट, उसका पैर फंस गया था फिशिंग नेट में नुगु रिजर्वायर में, जो कि बंदीपुर टाइगर रिजर्व के नजदीक में है कर्नाटका में। बाद में उस हाथी को बचा लिया गया, निकाल लिया गया। ये टाइगर रिजर्व है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बिल्कुल जुड़े हुए एरिया में है कर्नाटका में, मैसूर और चामराजनगर। ये ट्राई जंक्शन एरिया पर लोकेटेड है 3 राज्यों के, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। 1974 में जब 9 टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर किए गए थे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व उनमें से एक था। 1985 में आसपास का कुछ एरिया जोड़कर बंदीपुर नेशनल पार्क बना दिया गया। काबिनी रिवर इसके नॉर्थ में फ्लो करती है और मोयार रिवर इसके साउथ में। नुगु रिवर बंदीपुर टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। कुछ टाइगर रिजर्व इसके आसपास हैं। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका का बंदीपुर टाइगर रिजर्व के नॉर्थ वेस्ट में है और काबिनी रिवर ही दोनों का बॉर्डर बनाती है। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का इसके साउथ में है और वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला की है वो इसके साउथ वेस्ट में है। काफी रिच बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर, फ्लोरा और फौना की। मेगा बायोडाइवर्सिटी एरिया का पार्ट है ये। बंदीपुर, नागरहोल, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम और वेनाद के साथ मिलकर एक ऐसा एरिया बनाता है जहां पर एक ऐसा सिंगल एरिया जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन में टाइगर्स पाए जाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ एरिया बन जाता है ये। यहां पर एशियन एलिफेंट की एक सबसे बड़ी पॉपुलेशन पाई जाती है सिंगल प्लेस पर, अगर इस पूरे एरिया को देखा जाए तो। और ये मैसूर एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। एशियन एलिफेंट्स की बात करते हैं। एशियन एलिफेंट्स की 3 सब स्पीसीज हैं, इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन। एशियन एलिफेंट्स इंडेंजर्ड हैं आईयूसीएन रेड लिस्ट में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है। हाथी को बचाने के लिए कई इनिशिएटिव लिए गए हैं। गज यात्रा, माइक प्रोग्राम जिसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, और प्रोजेक्ट एलिफेंट। अगला आर्टिकल ड्रैगन फ्रूट के बारे में है। गुजरात की सरकार ने भी डिसाइड किया कि वो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखेंगे, क्योंकि ड्रैगन से लगता है जैसे ये चाइना में ओरिजिनेट होता हो या चाइना से इसका ओरिजिन हो, जबकि ऐसा है नहीं। ये ड्रैगन फ्रूट जो है वो वाइल्ड कैक्टस की एक प्रजाति है जो कि साउथ और सेंट्रल अमेरिका की इंडिजीनियस है, जहां पर इसे पिताया या फिर पिताया भी कहा जाता है। ये जो फ्रूट है ये सफेद और लाल रंग का होता है, हालांकि कुछ पीले रंग का भी मिलता है जो कि काफी रेयर है। और इसमें छोटे छोटे काले बीज होते हैं जैसे कीवी में होते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ड्रैगन फ्रूट का वो है वियतनाम, जहां पर 19वीं सेंचुरी में फ्रेंच ने वियतनाम में इस फ्रूट को इंट्रोड्यूस किया था। वियतनाम में इसे थांग लोंग कहा जाता है, इसका मतलब ड्रैगन्स आई ही होता है। ड्रैगन फ्रूट कई सारे देशों में कल्टीवेट किया जाता है, थाईलैंड, ताइवान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, श्रीलंका। इंडिया में 1990 के आसपास ये आया था। इंडिया में कई सारी जगहों पे उगाया जाता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, हर तरीके की जमीन में उग जाता है। ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है। जो अगला आर्टिकल है वो रेतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में है। अभी यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया है। 5281 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, 850 मेगावाट का। ये चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी की लोकेशन मैप में देखिए, ये चिनाब नदी है, ठीक है। अब देखिए, ये जो चिनाब रिवर है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कितवार, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसे बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी होगी जो इसे डेवलप करेगी। इसमें एक कंपनी एनएचपीसी है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, और दूसरी है जेकेएसपीडीसी, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट तो नहीं रह गया, लेकिन नाम इनका अभी भी वही है। जो स्टेक्स हैं वो 51% और 49% है। अब यहां पर जो रेतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसे 60 महीनों के भीतर तैयार किए जाने का प्लान है। जो आखिरी आर्टिकल है वो कर्नाटका अभी प्लान कर रहा है कि पहला वोल्फ सेंचुरी बनाया जाएगा कोप्पल में। लोकेशन देखिए,
ड्राई लैंड होगा, जो सूखे इलाके होते हैं वहीं पर वोल्व्स रहना भी पसंद करते हैं। तो जो कोप्पल डिस्ट्रिक्ट है कल्याणा कर्नाटका रीजन का, वहीं पर इसे डेवलप किया जाएगा। जो सेंचुरी बनेगी वोल्व्स के लिए, वो ना केवल वोल्व्स के लिए बल्कि स्ट्रिप्ड हाइना, इंडियन फॉक्स, गोल्ड फॉक्स और अदर एनिमल्स के लिए भी एक कंजर्वेशन का काम करेगी। कुछ स्टेटमेंट हैं, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का टर्म होता है वो 2 साल का होता है। क्वेश्चन आर, स्टार्ट क्वेश्चंस में ओरल आंसर देना होता है, इसीलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। ड्रैगन फ्रूट, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर वियतनाम है। S-400 ट्रम्प मिसाइल, दुनिया का मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, रशिया ने डिजाइन किया है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगी, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन में यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।